Good morning friends, welcome to MKH video series and Shivani. Today we are discussing about the remaining part of the chapter, that is the chemical reaction and catalyst. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब और उसकी जो स्टेट्स हैं और कुछ भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमने कल केमिकल रिएक्शन लिखी थी, केमिकल इक्वेशन लिखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके लिमिटेशंस के बारे में देखेंगे। तो देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब आपने कोई बैलेंस इक्वेशन लिखी थी, जैसे आपने लिखा था H2 + O2 gives H2O। अब आपको इस केमिकल रिएक्शन से पता चल गया कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, और आपने इसके आगे ऐसे भी लिखा था कि ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में। तो इससे आपको क्या पता चल गया, इसकी स्टेट पता चल गई कि कौन सा गैसियस फॉर्म में है, कौन सा सॉलिड फॉर्म में और कौन सा लिक्विड फॉर्म में। तो पहला पॉइंट यही है हमारा, इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है रिएक्टेंट में, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है और यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ हुआ है, हाफ है सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी देती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये किसके बारे में बताती है, फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताती है। जो मैंने बताया कि ये गैसियस फॉर्म के बारे में भी, कौन सा गैसियस फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में और कौन सा सॉलिड फॉर्म में है। फिर है रिक्वायर्ड कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट आर ऑल्सो नोन। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, मैंने कैटालिस्ट बताया था। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, X लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कैटालिस्ट है। तो ये हमें ये भी बताती है कि किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ हम टेम्परेचर भी लिखते हैं, जैसे मान लो 333 केल्विन लिख दिया, इसका मतलब ये टेम्परेचर के बारे में भी बता रहा है। अगर मैं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एरो में ही लिखी जाती है, एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे लिखी जाती है। अगर मैं ये लिख दूँ 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है, तो मतलब यहाँ मैंने प्रेशर भी मेंशन कर दिया, कितना 1 एटमॉस्फेयर। तो ये टेम्परेचर के बारे में भी बताता है, प्रेशर के बारे में भी बताता है और कैटालिस्ट के बारे में भी बताता है। ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या था, जहाँ एनर्जी गेन होती है, कल बताया था ना, और एक्सोथर्मिक में जहाँ एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, तो हमें ये भी बताता है। और एंडोथर्मिक को किससे शो किया था, माइनस से, और एक्सोथर्मिक को प्लस से। उल्टा लिख दिया शायद, एंडोथर्मिक को प्लस से और एक्सोथर्मिक को माइनस से। ठीक है, तो जो हमने यहाँ लिखी थी, जैसे प्लस में अगर कोई एनर्जी लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो एंडोथर्मिक है, उसमें एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो रही है। फिर है लिमिटेशन इसकी, डजेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर, मतलब हम कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं इनकी और वाटर की कितनी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन के बारे में भी नहीं बताता। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। एक जो चीज़ है वो आपको रह गई बतानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर ये वाला एरो दे रखा है, इसका मतलब है वहाँ क्या हो रही है, गैस लिबरेट हो रही है, गैस लिबरेट हो रही है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, CO2। मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी जो कि क्या थी, एक गैस थी, और वो रिलीज्ड हो रही है, लिबरेट हो रही है। इसका मतलब है गैस लिबरेट हो रही है।
CO2 का मतलब अगर मैंने आगे निशान लगा दिया मतलब CO2 लिबरेट हो रही है। ये जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैटलिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहीं आप ये पॉइंट मेंशन कर लेना। अगर कोई गैस लिबरेट हो रही है तो हम उसको इस साइन से शो करेंगे, और अगर कहीं इस साइन के अलावा ये वाला साइन दे रखा है, ये तो गैस ऊपर जाती है तो हमने ये वाला एरो लगा दिया, ऊपर की तरफ जा रही है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे बॉटम में रह जाना, मतलब कि बच जाना, कोई चीज बच जाना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। अब वो नीचे बॉटम में रहती है तो मैंने यहाँ नीचे का एरो लगाया है, नीचे की तरफ एरो लगाया है, उस पॉइंट ये भी मेंशन कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो AgCl प्लस O2 गिव्स Ag, और अगर दूसरा कोई सॉल्वेंट है और मैंने यहाँ इस तरह से एरो लगा दिया, इसका मतलब है AgCl है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और हमें कंटेनर में क्या मिल गया, Ag मिल गया। मतलब नीचे बॉटम में हमें क्या मिल गया, Ag मिल गया। Ag किसको बोलते हैं, सिल्वर को बोलते हैं। हमें नीचे बॉटम में सिल्वर मिल गया, तो इस निशान का मतलब है हमें प्रेसिपिटेट मिल गया, किसका, Ag का। हमें बॉटम में क्या मिल गया, Ag मिल गया। अब वो जहाँ वो पॉइंट मेंशन किए थे ना, वहाँ ये दोनों पॉइंट मेंशन कर लेना। इस एरो अपवर्ड का मतलब है गैस लिबरेट होना और डाउनवर्ड का मतलब है प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है। ये दो पॉइंट आप मेंशन कर लेना। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमें देखना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किसी भी रिएक्शन में अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वो हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके आगे मैंने इनकी स्टेट मेंशन कर दी, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो सेम है, यहाँ कितने नंबर ऑफ मैग्नीशियम है, 1, और इधर प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, तो हमें बैलेंस करना होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है, और यहाँ कितने हैं, 2 है, बैलेंस हो गया। तो मतलब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रहने चाहिए, तो हम इसलिए हमने बैलेंसिंग कर दी। यहाँ कम थे मैंने इसलिए यहाँ 2 लगा के इसको बैलेंस कर दिया। अब देखो, अब ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कंजर्व्ड रहते हैं, साथ में इनका क्या कंजर्व्ड रहता है, मास भी कंजर्व्ड रहता है। मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें मास ना तो ऑब्जर्व्ड होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगा, ना फॉर्म होगा, इसलिए जो मास है हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मास है वो आपको कंजर्व्ड मिलता है या नहीं रहता। और सबसे पहले बात जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पता होना चाहिए। ये ऐसे बोल देंगे, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल is follow conservation of mass of conservation law, mass conservation law और नोट। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब है वो आपसे क्या पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने ये कार्बन लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली कोल है। ये क्या है, कोल है, ठीक है। और बर्निंग मतलब बर्न किस में हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो हमने यहाँ क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, बर्निंग प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड चीज जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने जो आइटम्स लिखे हैं इन सब का मॉलिक्यूलर वेट याद होना चाहिए, मास याद होना चाहिए। जो कार्बन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, मास बोल रही हूँ मैं, यहाँ मास लिख रही हूँ, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, ठीक है। और हाइड्रोजन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर वेट।
तो क्या है, अब कार्बन है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। मैं सबके मास लिख रही हूँ। ऑक्सीजन है, अब देखो इसके पैरों में 2 है, ये ऑक्सीजन इस तरह से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16, अब इसके पैरों में जो लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 2, तो कितना आ गया 32। फिर है नेक्स्ट CO2, यहाँ कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 है। अब ये जो अगर मान लो कोई भी अगर सब्सटेंस इस तरह से लिखा हुआ है CO2 कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये दो अलग अलग है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अब इन एलिमेंट्स को प्लस करके ऐड करना है, प्लस करके इनका मॉलिक्यूलर वेट प्लस करना है। जैसे कि कार्बन का 12, अब ये दूसरा आ गया, अगर यहाँ कार्बन ही होता तो मैं इसी में मल्टीप्लाई कर देती। अब यहाँ दूसरा ऑक्सीजन है, प्लस करके लिखूंगी, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है, 16 इसके पैरों में कितना है 2 है, टोटल कितना आ गया, ऐड करो 44 ग्राम आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 44 ग्राम। अब ये देखो इधर 12 आया और इधर 32 मिला, अब 12 प्लस 32 को ऐड करो, आपको कितना मिलेगा 44 ग्राम। आप देखोगे कि ये भी 44 ग्राम आया रिएक्टेंट वाली साइड में और प्रोडक्ट वाली साइड में भी 44 ग्राम आया, मतलब जो हमारा मास था वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ना तो बना ना वो डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका मतलब ये क्या रहा, हमारा कंजर्व्ड हुआ। कंजर्व्ड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट थे वही के वही एलिमेंट हमें कहाँ मिल रहे हैं, किस में मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हमें मिल तो एक नया कंपाउंड रहा है, लेकिन वो बना किससे है, किससे मिलकर बना है, वो कार्बन और ऑक्सीजन से। तो प्रोडक्ट में भी तो कार्बन और ऑक्सीजन आएगा। मान लो आप किसी कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना रहे हो, आपने लिख दिया N2, अगर आप रिएक्टेंट में नाइट्रोजन ऐड ही नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कहाँ से लिख दोगे, है ना। तो जो रिएक्टेंट में ऐड करेंगे उन दोनों से ही तो मिलकर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप कार्बन और ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो और आपको मिल क्या रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। जो आप कंबाइन कर रहे हो वही आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है, लेकिन एक कंपाउंड नया बन जाता है। बस एलिमेंट हमने लिए कार्बन और ऑक्सीजन, उन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हमें एक नया कंपाउंड मिल गया, लेकिन जो हमारा मास था वो क्या रहा, कंजर्व्ड रहा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने थे वो सेम रहे, मास उनका सेम रहा, और जो एलिमेंट हमने लिए उन्हीं एलिमेंट से मिलकर हमारा एक नया कंपाउंड बना। ये होता है मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, जब हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, अब जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कैसा होता है, इस तरह का बॉन्ड होता है। लेकिन जब इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ रिएक्शन करी तो ये क्या बन गए, C डबल बॉन्ड O, मतलब इनके बीच में क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो कोई भी रिएक्शन होती है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट अगर दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं या कोई बॉन्ड टूट रहा है या बन रहा है, उसके बेसिस में हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कौन से तरीके से रिएक्टेंट कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे से, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे, मतलब जो बॉन्ड का है वो ब्रेक हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस है। सो देखिए, हमारे टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला टाइप है एडिशन रिएक्शन। इससे पहले जो मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ लिखी थी केमिकल रिएक्शन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको जो साइन थे वो मैंने उल्टे लिख दिए थे, उसको आप सही कर लेना। एंडो को शो करते हैं नेगेटिव साइन से, एक्सो को शो करते हैं पॉजिटिव साइन से। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आप उसको सही कर लेना, ठीक है।
हमारा टॉपिक है अब एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। मतलब कोई 2 रिएक्टेंट है, इधर की साइड लिखा होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो इधर की साइड लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कोई भी 2 रिएक्टेंट ले लिए मैंने, ए और बी, जब वो दोनों कंबाइन होते हैं, ये दोनों कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सिंपली ऐड हो रहे हैं एक दूसरे में, इसलिए इनको हमने क्या बोला, एडिशन रिएक्शन। और न्यू बॉन्ड्स आर ऑल्सो फॉर्म, इसमें जो है न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। देखो ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब इन दोनों ने रिएक्शन करी तो इन दोनों ने अपने बीच में एक बॉन्ड बना लिया। मतलब जब एडिशन रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे वो दोनों क्या रहे, कंबाइन रहे। अगर मैं इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड नहीं बनाऊंगी तो ये तो कंबाइन ही नहीं हुए, तो कंबाइन करने के लिए बॉन्ड तो जरूरी है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया। ये जो लाइन है इसको हम बॉन्ड बोलते हैं, मतलब ये दोनों एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, ये ए है और ये बी है, अब मेरे को इन दोनों को जोड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगाना पड़ेगा। मैं इसको कहूँ कि आप अपना हाथ निकालो, इसको कहूँ आप अपना हाथ निकालो, और दोनों अपने हाथ को क्या कर लो, ज्वाइंट कर लो। जब ये दोनों अपने हाथ को ज्वाइंट कर लेंगे तो वो जो उनका हाथ है, जो उनके हाथ है दोनों ज्वाइंट हो रखे हैं, ये ज्वाइंट क्या है, हमारा बॉन्ड है। इन दोनों के हाथ जो एक दूसरे से ज्वाइंट हो रखे हैं ये क्या है, हमारे बॉन्ड हैं। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अब ये मैंने ना यहाँ वैसे तो ये एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, बट ऐसी कुछ रिएक्शन आपको बोल सकते, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो होता है नहीं, तो आपको रिएक्शन नहीं पता होगी सबसे पहली बात तो आपको ये तीनों जो रिएक्शन है ना, ये इसको नेम से याद रखनी है कि अगर बर्निंग ऑफ कोल बोल दे इसका मतलब है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ रहा है। अगर आपको बोल दे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो आपसे ये वाली रिएक्शन का पूछा। आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए इसके नेम से ही। अगर आपको बोल दे हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन तो आपको ये याद होनी चाहिए। 3 रिएक्शन आप याद रख लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको बोल दे कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, बर्निंग ऑफ कोल को बैलेंस करो, तो आपको रिएक्शन पता है तो आप इजीली कर दोगे। अगर आपको बोले लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बताओ कि फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, रिएक्शन पता है तो आप इजीली कर दोगे। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको इनकी रिएक्शन पता है तो आप वो इजीली कर दोगे, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ऑक्सीजन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये मिलकर क्या बना देगा, C, मतलब इसको ऑक्सीजन को क्या करना है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, ज्वाइंट होना है। ज्वाइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और वो बॉन्ड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। अब ये कार्बन है, दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन होने के लिए ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड दोनों के बीच में आ गए, इसका डबल बॉन्ड इससे कनेक्ट है, इसका डबल बॉन्ड इससे कनेक्ट है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन गई और जिसको हमने क्या बोल दिया, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें, बर्न किसकी प्रेजेंस में होता है, सबसे पहली बात ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब भी बर्निंग बोले तो इसका मतलब है वहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, कोल बर्निंग बोल दी यानी ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, बर्निंग बोल दी ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ कोल बोल दिए, कोल मतलब आपको पता होना चाहिए कार्बन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब देखो बर्निंग मतलब ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा। मैग्नीशियम किसको बोलते हैं, Mg को, मतलब Mg मैग्नीशियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज Mg, और ये रिएक्शन बैलेंस कर रखी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारा एडिशन का रिएक्शन, एडिशन का एग्जाम्पल है। फिर है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन में क्या है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल है CH2 और ये वाला जो बॉन्ड है ना ये सिर्फ कार्बन से अटैच है CH2,
और किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से, ठीक है। प्लस हाइड्रोजिनेशन बोला है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है H2। अब क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, इसके पास 2 H है जो कैसे ज्वाइंट है, इस तरह से ज्वाइंट है। ये वाला एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये वाला एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। देखो कैसे, CH2 था, CH2 था, अब ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो 2 लाइनें लगी रहती है ना इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। A के साथ अगर ये देखो A के साथ अगर B कनेक्ट है, मतलब इनके बीच में कैसा है, 2 लाइनें लगी हुआ है, इन 2 लाइनों को हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। अगर A और B के बीच में इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर A और B के बीच में 3 लाइनें लगी हुई है, इसका मतलब वो कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बस 3 टाइप की बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इससे आगे नहीं जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, ये वाला CH2 ले लेगा, और एक हाइड्रोजन ये वाला CH2 ले लेगा। तो इन दोनों, अब ये 2 H है और ये 1 H है, 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 = 3। तो हमारी रिएक्शन क्या बन गई, CH3 और CH3। समझ में आ गया। तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, डेट इज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इन विच एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, कोई भी एटम प्रेजेंट है और कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, डिस्प्लेस एटम और ग्रुप ऑफ अदर रिएक्टेंट, उसी रिएक्टेंट में अदर ग्रुप को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एंड ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्ड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, इसमें बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ब्रेक, जो मतलब इसके अंदर जो प्रेजेंट है बॉन्ड, वो तो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। क्या होता है इसके अंदर, देखो जैसे ये 2 कंपाउंड है A और B, और ये तीसरा है C। अभी किसकी साइड में लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट की साइड में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये जो C है इन दोनों में से किसी एक के साथ जाके जॉइंट होगा। अब किसके साथ जाके जॉइंट होगा, ये कैसे पता चलेगा, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा उसके साथ जाके ये जॉइंट हो जाएगा। मान लो मैंने बोल दिया जो A है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, A इज़ मोर रिएक्टिव, A मैंने आपको बोल दिया A जो है हमारा मोर रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू B। किसके कंपैरिजन में मैं बात कर रही हूँ, B के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ। तो वो क्या करेगा, C आएगा और इस B को रिप्लेस कर देगा, इसको निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको, और खुद जाके इसके साथ जॉइंट हो जाएगा और B अकेला रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो A था वो मोर रिएक्टिव था, इसलिए C जो है वो A को तो डिस्प्लेस कर नहीं पाया, लेकिन उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, B को, क्योंकि वो क्या था, लेस रिएक्टिव था। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। CuSO4 + जिंक गिव्स ZnSO4 + Cu। CuSO4 को हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। मैं नाम बोल रही हूँ, आप ये रिएक्शन लिखो, उसके नीचे जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ। CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर को ऐसे लिखना है, और सल्फेट इस तरह से। फिर जिंक है, ये क्या है, जिंक, जिसने मिलकर क्या बना दिया, ZnSO4, जिसको क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। यहाँ कॉपर लिखो, उसकी जगह लिखो जिंक, और यहाँ लिखो सल्फेट। ठीक है, प्लस हमें क्या मिल गया, कॉपर। इस तरह से रिएक्शन होगी। अब क्या हुआ, इस जिंक की जगह मैं क्या ले लूँ, C ले लूँ। इस जिंक की जगह ले लिया मैंने C, ठीक है, और इस कॉपर सल्फेट की जगह ले लिया, इस कॉपर को मान लिया मैंने A, इस सल्फेट को मान लिया B। यहाँ देखो ये कॉपर है, ये सल्फेट है, प्लस ये जिंक है, इसको मान लिया C, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B।
अब देखो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी क्या है, बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड फॉर्म होगा। कैसे होगा, अब ये देखो, अब ये जो C है ये किसको डिस्प्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, किससे, जिंक से और सल्फेट से भी। तो ये जो कॉपर सल्फेट ये जो जिंक कॉपर है ये क्या है, लेस रिएक्टिव। मेटल की बात कर रही हूँ, मेटल यहाँ पे कौन कौन सी है, एक तो कॉपर मेटल प्रेजेंट है और एक जिंक मेटल प्रेजेंट है। तो हम मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे। सल्फेट कोई मेटल नहीं है इसलिए मैंने सल्फेट की रिएक्टिविटी नहीं देखी, तो मैं किसकी देखूंगी, कॉपर और जिंक। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो आपको ये पता होना चाहिए जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक आएगा, इस कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये कॉपर निकल गया और इसने क्या किया, इस सल्फेट के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था, इसके पास ज़्यादा पावर थी। अब जो जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी डिस्प्लेस करता है। तो इसने क्या कर दिया, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ZnSO4 प्लस कॉपर, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये सॉल्यूशन है एक, हमने सल्फेट का मिक्सचर, सल्फेट लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कॉपर ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिल गया। अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। जब इसके अंदर जिंक ऐड करूंगी तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा, और कलर कैसा आ जाएगा, ये जो ब्लू कलर था वो कैसा हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये ब्लू कलर क्यों आया था इसके अंदर, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लू होता है। तो ये ब्लू कलर कॉपर की वजह से आया। जब कॉपर ही प्रेजेंट नहीं रहेगा सल्फेट में तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि हमारे सॉल्यूशन से कॉपर निकल गया और जिंक रह गया इसकी जगह। ठीक है, तो किसकी वजह से पता चला, कलर की वजह से। यह आगे आपकी रिएक्टिविटी आएंगी कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, ये हम आगे सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर। अब ये तो रिएक्टेंट दिया हुआ है हमारे पास, जो किससे मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है, और वो किस में ब्रेक हो गया, ए में ब्रेक हो गया और बी में ब्रेक हो गया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है ये एंडोथर्मिक होती है नेचर में। कैसी होती है, एंडोथर्मिक, ये लिखा हुआ मैंने, एंडोथर्मिक होती है नेचर में। एंडोथर्मिक क्यों होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, गेन होती है या एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब एनर्जी गेन कब हो गई, किसी भी कंपाउंड को या रिएक्टेंट को एनर्जी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब उसको या तो कोई बॉन्ड को ब्रेक करना है, जब उसको या तो बॉन्ड को ब्रेक करना है या उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि मान लो ये रिएक्टेंट है, या ए और बी, मान लो ये ए और ये बी, ठीक है, और ये ए प्लस बी। अब ये A प्लस बी अपने आप तो टूटेगा नहीं, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है। ठीक है, अब हम ऐसे फोर्स थोड़ा ना लगाएंगे कि हाँ चलो पीट दिया हैमर से तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, नहीं, ये वो वाला, ये बॉन्ड हमें दिखता थोड़ी ना है, ये तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसी कंपाउंड को तब हमने उसकी IR स्पेक्ट्रा वगैरह होते हैं, उनसे हमने ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करी है। तो ये बॉन्ड होता है, ये कैसे ब्रेक होता है, ये बॉन्ड होता है हीटिंग से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, और किससे होगा, बस ये तीन से ही होता है,
हीटिंग, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों के नेम देखो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो, फोटोलिटिक यानी जो लाइट से ब्रेक हो, थर्मल यानी जो हीटिंग से ब्रेक हो। ठीक है, तो इनका दूसरा नेम है इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक और थर्मल। तो ये जो ब्रेक हुआ, ये किसकी वजह से ब्रेक हुआ? हमने हीटिंग दी, या तो हमने वहाँ हीटिंग दी है या हमने वहाँ लाइट दी है। लाइट मतलब सनलाइट मान लो, या हमने वहाँ सनलाइट दी है या हमने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी दी है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल था इनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, किससे ब्रेक हुआ? एनर्जी गेन करने से हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से हुआ। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एनर्जी गेन होती है, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि डिसोसिएशन रिएक्शन है वो कौन सी होती है, तो आपका आंसर आएगा एंडोथर्मिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एनर्जी गेन क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? 3 मेथड से मिलती है। पहला मेथड है हीटिंग, दूसरा मेथड है लाइट और थर्ड मेथड है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम धीरे धीरे करके इन तीनों मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इनसे हम किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो, हमारा फर्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। जो डिसोसिएशन है वो इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होता है? तो करंट इज मेड टू फ्लो। इसमें हम क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। करंट पास करने से क्या होता है? जो भी कंपाउंड है वो किस में ब्रेक हो जाता है? अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, H2O गिव्स 2H2+O। ये तो रिएक्शन बैलेंस करी हुई है। वैसे H2 ने हमें क्या दिया? हाइड्रोजन गैस दिया और ऑक्सीजन गैस दिया है। कब दिए? जब हमने करंट फ्लो किया। एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हमने करंट पास कराया तब हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। नेक्स्ट है NaCl। जब हमने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और करंट पास करवाया तो हमें क्या मिला? सोडियम प्लस क्लोरीन गैस मिली। अब यहाँ ऊपर वाली एरो का मतलब क्या है? Cl2 यहाँ पे गैस है जो कि लिबरेट हो रही है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये सॉलिड फॉर्म में पास नहीं होता। इसके लिए जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए? मोल्टन और लिक्विड स्टेट होनी चाहिए। मोल्टन का मतलब है या तो पिघली हुई, लिक्विड का मतलब है पानी जैसी। ठीक है, पता ही है आपको। तो करंट पास करने के लिए जो स्टेट है हमारी कैसी होनी चाहिए? मोल्टन होनी चाहिए या फिर लिक्विड होनी चाहिए, तभी हमारा जो करंट है वो पास हो सकता है। अब करंट पास कैसे होगा? ये एक बीकर लिया है हमने या कंटेनर लिया है, इसके अंदर हम 2 रोड लगा दें। ये रेडीमेड आती है ये रोड्स। एक को हम एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। एक रोड पे, अब एनोड कैथोड कैसे बोलेंगे? एक रोड पे प्लस साइन लगा रहता है, एक रोड पे नेगेटिव साइन लगा रहता है। जिस पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। जिस पे नेगेटिव साइन लगा होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा? मान लो आपने NaCl लिया, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब NaCl को आपने किस में डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। इसको क्या बोलते हैं? NaCl एक्वस। ठीक है, अब आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया तो क्या होगा? और यहाँ से आपने बैटरी अटैच कर दी। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर दी? बैटरी अटैच कर दी। जब आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो Na होता है ना, ये दो फॉर्म में मिलकर बनता है, Na+ और Cl-। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव वाले को, यानी पॉजिटिव किसके साथ जुड़ता है? नेगेटिव वाले को। कोई भी कंपाउंड देख लो उसके अंदर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जैसे NaCl में देख लो, इसमें क्या था? एक पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव था। पॉजिटिव कभी नहीं जुड़ेंगे आपस में, क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
और पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें हमारा एक Na+ होता है और एक Cl- होता है NaCl में। तो जो पॉजिटिव वाला होगा, आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव वाला किसके पास जाएगा, कौन से रोड पे जाएगा, इस एनोड पे जाएगा या इस कैथोड पे जाएगा। आप बोलोगे कैथोड पे जाएगा। मैं पूछूंगी क्यों, आप बोलोगे क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है और Na पे पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या चला जाएगा, Na+, यहाँ सारा Na+ क्या हो जाएगा, अकोम्युलेट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा। अब ये Cl- है, ये किसके पास जाएगा, ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, Cl-, अब जब रिएक्शन होगी तो ये जो Cl- था वो किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, इस Cl2 गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, और Na+ था वो किसकी फॉर्म में रह जाएगा, Na की फॉर्म में रह जाएगा। इस तरह से जब हमने किसी लिक्विड सॉल्यूशन में करंट पास किया तो हमारा NaCl किस में टूट गया, Na+ और Cl- में। यही तो हमारी डिसोसिएशन रिएक्शन थी। वो जो क्या कह रही थी, मेरा जो डिसोसिएशन है वो किसकी हेल्प से होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होगा, या फोटोलिटिक की हेल्प से होगा, या फिर थर्मो की हेल्प से होगा। तो हमने इलेक्ट्रो की हेल्प से देख लिया। एक बात हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। ये आपको है नहीं, बस ठीक है, आप इतना याद रखो। एनोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज का होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। देखते हैं हम फोटोलिटिक डिसोसिएशन क्या होता है। फोटोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होना। यहाँ पर ये फोटो लिखा हुआ है, इसका मतलब है लाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट होना। एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं HBr को जब हम रिएक्ट कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन में, और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाता है। इस साइन का मतलब क्या था, गैस लिबरेट होना। ठीक है, अब ये जो मैंने HNu लिखा है इसका मतलब क्या है, सनलाइट। कभी भी कहीं भी HNu लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है सनलाइट, मतलब वहाँ हम क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं। लाइट को क्या लिखा है, HNu। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट हमारा था थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल यानी कि हीट। ठीक है, तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये फोटो की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और ये हीट की प्रेजेंस में। तो वहाँ फोटो को हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे, लाइट को HNu से, या हीट को हम इस डेल्टा के साइन से शो करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। तो हीट को किससे शो करते हैं, इस डेल्टा से शो करते हैं। जैसे रिएक्शन दी हुई है CaCO3 हीट की प्रेजेंस में करवाई तो किस में ब्रेक हो गया, CaO+ CO2 में। अब CO2 यहाँ पे ये निशान किसका है, गैस लिबरेट होने का, यानी गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको अब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इससे पहले हमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी जिसमें जो मोर रिएक्टिव था वो क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या म्यूचुअली क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। आइटम और ग्रुप्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस म्यूचुअली एंड न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये जो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना म्यूचुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में जितनी मर्जी अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख दो, वो एग्जामिनर आपका सिर्फ ये एक वर्ड चेक करेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ये एक वर्ड चेक करेगा कि क्या आपने ये वर्ड लिखा है। अगर लिखा है तो वो आपको मार्क्स देगा, नहीं लिखा तो नहीं देगा। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना मर्जी आप अपनी मर्जी से बनाकर लिख रहे हो, ये वर्ड जरूर लिख देना। क्या वर्ड है ये, म्यूचुअली। ठीक है, तो क्या होता है, ये जैसे दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एक AB दिया हुआ है और एक CD दिया हुआ है। तो ये म्यूचुअली का मतलब क्या है, हम म्यूचुअली का मतलब देख रहे हैं। ये A जो है, ये जो D है, ये क्या करेगा, इस A के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो C है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, B के साथ। मतलब क्या हुआ, एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए, म्यूचुअली डिस्प्लेस हो गए। समझ में आएगा, ये मतलब है म्यूचुअली का। तो A किसके साथ ज्वाइंट हो गया,
डी के साथ, और बी किसके साथ जॉइंट हो गया, सी के साथ। तो ये हमारी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो एक बार तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब दूसरी बार बी सी जो है वो बी के साथ जॉइंट हो रहा है, तो ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसलिए हमने नाम दे दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जैसे इसका एग्जाम्पल है वो है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH। अब ये कॉपर को मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। A वाला किसके साथ जॉइंट होगा, D के साथ। B वाला किसके साथ जॉइंट होगा, C के साथ। तो देखो ये यही हुआ है, Cu और OH। ये वाला Cu, इसको देखो सिर्फ इन दोनों को, तो ये वाला Cu क्या था, A और D। ऊपर भी क्या बना है, A और D बना है, तो ये वाला Cu और ये वाला OH क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अब इन दोनों को देखो, अब ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये बनेगा सोडियम सल्फेट। तो यहाँ आपके ये टाइप ऑफ रिएक्शन ख़त्म होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हाँ इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी की फिजिकल स्टेट लिखनी है, बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, पूरी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने सीखा। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी और फिर हमने उसके बाद क्या देखा, टाइप ऑफ रिएक्शन देखे, जिसमें हमने 4 टाइप डिस्कस किए। पहला था एडिशनल, सेकंड था डिस्प्लेसमेंट, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट एक ही है, थर्ड था डिसोसिएशन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। अब हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।